हेलो अमीगोस। भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है, रोज़ाना एक चैप्टर कर रहे हैं। एप्लीकेशन पर इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ आ चुके होंगे तो वो एमसीक्यूज़ लगा लीजिएगा। अगर डिटेल लेक्चर चाहिए तो वो एप्लीकेशन के ऊपर में अवेलेबल है। और अगर मेरे साथ साइंस बाकी चीज़ों पर जिक्र करना चाहते हैं तो ये चैनल है। बस इतनी सी बात है, तो ज़रा भागना शुरू करें। आज का जो चैप्टर है वो है मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट, चैप्टर नंबर 5, कक्षा 11वीं। मॉर्फ जो दिख रहा है, ये चैप्टर उन सब चुनिंदा चैप्टर्स में से है जो सबसे पुराने एग्जिस्ट करते हैं। 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में जो भी नेचुरलिस्ट हुआ करते थे वो क्या करेंगे, वो जाएंगे किसी पेड़ को देखेंगे। अब उनके पास पेड़ को काट करके क्लासिफाई करने का तो क्षमता नहीं है। तो जो चीज़ें दिख रही हैं उसी के बेसिस पे क्लासिफाई कर लिया जाए। तो यही हुआ। तो मॉर्फोलॉजी का जो मतलब क्लासिफिकेशन ना कहें इसको, ये कह लीजिए कि मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट में हमने देखी। और चूंकि दो आयाम है, एक पहला आयाम कि आपका जेनेटिक्स क्या कहती है और दूसरा आयाम कि आपका एनवायरनमेंट क्या कहता है, और उन दोनों से मिलकर के प्लांट एक फिनोटाइप शो करता है और उसी फिनोटाइप के बेसिस पर हम चीज़ों को क्लासिफाई करते हुए चले जाते हैं। और ताकि आसानी रहे पढ़ने में, डिस्कस करने में किसी और व्यक्ति से, तो वही है इस चैप्टर का पूरा सार। मॉर्फोलॉजी मतलब मॉर्फ मतलब फॉर्म, मतलब कि जो आप देख सकते हैं। और वन थिंग टू रिमेंबर ड्यूरिंग दिस चैप्टर वो क्या है कि दोस्त, ये जो चैप्टर है वो फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही है, एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, तो वो चीज़ ध्यान रखने वाली है। अच्छा जी, चलें आगे बढ़े। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे हम प्लांट के सारे हिस्से, रूट जो आपको दिख जाएं बाहर से, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट जो चीज़ें, और फ्रूट वगैरह जो हैं, फ्लावर और फ्रूट तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो कि आपको एंजियोस्पर्म में ही देखने के लिए मिलेंगी। एंजियोस्पर्म कहाँ लाई करता है, सबसे पुराने छोटे एल्गे, फिर ब्रायोफाइट जो पानी के करीब रहते हैं, फिर टेरिडोफाइट जिनमें जाइलम फ्लोएम पहली बार आए थे, फिर जिम्नोस्पर्म जिसमें सीड पहली बार आया था, फिर एंजियोस्पर्म। और ये चैप्टर एंजियोस्पर्म के बारे में है। एंजियोस्पर्म आपके मोनोकॉट और डाइकॉट दो तरीके के हो सकते हैं, तो वो दो तरीके ये रहे। चैप्टर नंबर 2 और 3 के अंदर में हमने यही बात की थी कि क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन प्लांट का, और ये है वो क्लासिफिकेशन का पूरा लीनियर डायग्राम जो हमने चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ आपको ये भी बोलने की कोशिश कर रहा है कि देखो भाई, अगर आपको कभी भी क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए सबसे पहले चीज़ों को समझना तो पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म पता तो होने चाहिए, जैसे कि मेरिस्टेम क्या होता है, कॉटिलिडन क्या होता है। और जब ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको आ जाएगी तभी जाकर के तो आप अच्छे तरीके से चीज़ों को क्लासीफाई कर पाएंगे। और वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन द प्लांट, कि प्लांट किस तरीके से अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको चेंज कर सकता है। तो हमने जिक्र किया कि दो ही तरीके हैं प्लांट के पास, एक या तो अपने जेनेटिक मटेरियल को थोड़ा सा बदल ले या फिर अपने आसपास के एनवायरनमेंट को थोड़ा बदल ले। और एनवायरनमेंट के बेसिस पर कभी प्रोटेक्शन के लिए उसको अपने फिनोटाइप को बदलना पड़ता है, कभी चढ़ने के लिए, कभी स्टोरेज के लिए, कभी बेल होती है तो थिग्मोट्रोपिज्म टच करते हैं वहाँ लिपट जाती है और उस तरीके से भी वो ट्रैवल करके अपने आप को आगे बढ़ा सकती है। अगर आप कभी किसी प्लांट को ज़मीन से उखाड़ के देखें तो आपको पता चलेगा कि प्लांट का जो स्टेम वाला हिस्सा था, ऊपर वाला हिस्सा था, उसके ऊपर में जो है वो फ्लावर रहते हैं, फ्रूट रहते हैं, स्टेम रहती है, और जो ज़मीन के नीचे जो हिस्सा है उसमें रूट मिलता है। तो हो यूँ रहा है कि देखिए, आपका एक एग्जांपल है डाइकॉट का। डाइकॉट के अंदर में आप जानते हैं कि एक एम्ब्रायोनल एक्सिस होती है इस तरीके से। ये एम्ब्रायनल जो एक्सिस होती है उसमें कुछ ऊपर वाला, इसमें एक हिस्सा होता है ये वाला, कॉटिलिडन कहते हैं उसको। दो कॉटिलिडन है, मतलब डाइकॉट की पहचान है। कॉटिलिडन से ऊपर का जो हिस्सा है वो एपिकोटाइल कहलाता है, कॉटिलिडन से नीचे का जो हिस्सा है वो हाइपोकोटाइल कहलाता है। एपिकोटाइल का जो टर्मिनल जो चीज़ है उसको हम प्लूम्यूल कह देते हैं, और उससे पूरा का पूरा जो शूट है जिसमें स्टेम, लीफ, फ्लावर ये सारी चीज़ें हैं वो यहाँ से उपजेंगी। और नीचे इसके टर्मिनल पे है रेडिकल, रेडिकल से पूरा का पूरा रूट सिस्टम उपजेगा। तो यहाँ पर हम बात शुरू कर रहे हैं रूट की। तो कॉटिलिडन के हाइपोकोटाइल के सबसे नीचे वाला हिस्सा जिसको हम रेडिकल कहते हैं, वहाँ से निकलता है प्राइमरी रूट।
और फिर आगे चल करके फिर वहीं से सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट बनता है और फिर रूट का पूरा नेटवर्क बन जाता है, ब्रांच बन जाती है रूट की। रूट जो है वो आपका ग्रेविटी को सेंस कर सकती है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, पानी को सेंस कर सकती है जिस दिशा में पानी है, और नेगेटिव फोटोट्रोपिक होती है, मतलब कि लाइट से दूर भागती है। यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास एग्जाम्पल है टैप रूट सिस्टम। ऊपर हमने जिक्र किया कि सबसे पहले जो रूट निकलती है उसको कहते हैं आपका मेन जो रूट है, मतलब कि जो प्राइमरी रूट है वो ये है। तो अगर प्राइमरी रूट एग्जिस्ट करती है और बहुत लंबी है तो उसको कहते हैं टैप रूट सिस्टम, और ये ट्रू रूट सिस्टम है जिसके अंदर में जो रेडिकल है वो प्राइमरी रूट बनाता है और रूट बना करके उसको लंबा रखता है, और सेकेंडरी रूट जो है उसकी साइड में निकलती है। प्राइमरी रूट जो है वो लॉन्ग लिव्ड होती है टैप रूट सिस्टम के अंदर में। अगर वो छोटे समय के लिए ज़िंदा रहे, जो प्राइमरी जो मेन जो ये जो पहला रूट निकला था वो अगर छोटी रहे तो यहाँ पे ऐसे फाइबर से बन जाएंगे और उसको हम फाइबरस रूट सिस्टम कहते हैं, जैसा कि गन्ने वगैरह में आपने या वीट प्लांट वगैरह में आपने देखा होगा। कुछ प्लांट्स के अंदर में आप देखेंगे जैसे बायनियन ट्री वगैरह में कि रूट जो है प्लांट के रेडिकल वाले पार्ट से दूसरे पार्ट से निकल रही है। ये जो रेडिकल था वहाँ से न निकल करके किसी और पार्ट से निकल रही है, और उसको कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। क्या फंक्शन हो सकते हैं इनके? भाई प्लांट को जब जहाँ जिस चीज़ की जैसे ज़रूरत पड़े वो अपने वहाँ पर रूट को निकाल सकता है। तो कभी कभी प्लांट पानी एब्जॉर्ब करने के लिए, मिनरल एब्जॉर्ब करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, एंकर के लिए, इन सब कामों के लिए एडवेंटिशियस रूट्स बनाए जा सकते हैं। रूट जो है वो आपके फ़िलहाल 3 तरीके के पढ़े हमने। टैप रूट जिसमें प्राइमरी मेन होगी, फाइब्रस रूट जिसमें प्राइमरी बस शॉर्ट लिव्ड होगी और सेकेंडरी बहुत ज़्यादा होंगे, और एडवेंटिशियस रूट जो कि जहाँ रेडिकल है वहाँ से अगर न निकले रूट तो उसको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। रूट की पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए रूट का जो पूरा का पूरा चारित्रिक वर्णन है वो यहाँ पर पूरा लिख दिया गया है। जो लेफ्ट साइड में है वहीं से उठा करके राइट साइड में बना दिया गया है। रूट को अगर आप देखेंगे तो चूंकि रूट को ज़मीन को भेद करके नीचे की तरफ जाना होता है तो उसको एक कैप की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और वो कैप जो कि पेनिट्रेशन में हेल्प करेगी। और जो रूट कैप के ठीक नीचे एक मेरिस्टेमेटिक रीजन है। मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या होता है? ये वो रीजन है जैसे इंसानों के अंदर में स्टेम सेल होती हैं और वो स्टेम सेल किसी भी चीज़ में बदल सकती हैं, किसी भी चीज़ में तब्दील हो सकती हैं। उसी तरीके से प्लांट के अंदर में हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, और ये ही वो सेल हैं जो पूरा का पूरा ऊपर वाला पार्ट, रूट का पूरा पार्ट जो है वो यहीं से आएगा। ओनली रीजन जहाँ पर ग्रोथ हो रही है, मतलब कि यहाँ पर सेल डिवीजन चल रहा है फिलहाल, इसकी ठीक ऊपर है रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पे जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं कर रही हैं केवल, और केवल अपने आप को इलोंगेट कर रही हैं। इसके ठीक ऊपर आएगा रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन वो हिस्सा है जहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर शुरू हो चुका है, ये हिस्सा मैच्योर हो चुका है, ये कुछ फंक्शन करेगा, डिवीजन ऑफ लेबर। और जो फंक्शन है वो डायरेक्ट है डेवलप स्ट्रक्चर से आ रहा है, और वो स्ट्रक्चर है हमारा रूट हेयर। रूट हेयर क्या करेगा? रूट हेयर कम्स अराइज फ्रॉम द एपिडर्मल सेल। ठीक है, एपिडर्मल सेल एक सिंगल सेल की सेल वॉल जब लंबी होकर के बाहर आने लगे तो उसको कहते हैं रूट हेयर। याद रखिएगा, रूट हेयर एक सेल की सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है जो कि मिनरल और वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। यही सारी की सारी चीज़ें लेफ्ट साइड पे लिखी हैं तो ज़्यादा घुसने की उसमें ज़रूरत नहीं है। अगला आएंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पे। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट आप जानते हैं कि टैप रूट का मॉडिफिकेशन हो सकता है, एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन हो सकता है, खाने को स्टोर करने के लिए, सांस लेने के लिए, या फूड को स्टोर करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, या फिर कुछ खास फंक्शन हो सकते हैं जो कि यहाँ लिखे होंगे। भाई सपोर्ट देने के लिए रूट मॉडिफाई हो सकती है, खाना स्टोर करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए रूट जो है स्टोर हो सकती है। टैप रूट के अंदर में कैरेट, टर्निप ये एग्जाम्पल हैं आपके एडवेंटिशियस। और एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट सोलन एंड स्टोर फूड, तो फूड स्टोरेज का ये एग्जाम्पल है। अच्छा, कभी कभी आपने बैनियन ट्री पर जो लटकी हुई देखी हैं लटें, वो आपका प्रॉप रूट का एग्जाम्पल है। और जो आपने कभी देखा हो कि शुगर केन के बेस पे जो आखिरी नोड होता है वहाँ से आपका रूट जो है इस तरीके से निकलने लगती है ताकि वो सपोर्ट दे सकें, वो आपका स्टेल्थ रूट है।
कुछ प्लांट के अंदर में जैसे राइजोफोरा हैं जो कि स्वाम्पी एरियाज, मार्शी एरियाज, हाई सॉल्ट एरियाज ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पर न्यूमैटोफोर्स होते हैं, मतलब कि जो रूट है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखाते हुए ज़मीन से बाहर निकल पड़ती है ताकि वहाँ पर इज्जत के साथ क्या किया जा सके, रेस्पिरेशन किया जा सके। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके एडवेंटिशियस रूट के। ये इसी तरीके, गन्ना तो नहीं है लेकिन हाँ गन्ने का जो देखने वाली जिस बात को हम डिस्कस कर रहे थे वो कुछ ऐसा ही होगा कि आखिरी नोड से सपोर्ट देने के लिए इस तरीके से रूट निकल सकती हैं। ये भी आपके एग्जाम्पल हैं। ये आपका न्यूमेटोफोर का एग्जाम्पल है जो कि नेगेटिव जियोट्रोपिज्म के ज़रिए चीज़ें बाहर की तरफ आ रही हैं। अगला है हमारा स्टेम। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने जिक्र किया था कि ये कॉटिलेडन है और यहाँ पर नीचे की तरफ हाइपोकोटाइल है और रेडिकल है, उसी तरीके से ऊपर की तरफ क्या होता है, एपिकोटाइल और पिम्यूल, और इसी पिम्यूल से पूरा का पूरा शूट सिस्टम डेवलप होगा। और शूट सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है, स्टेम। अगले चलते हैं। देखिए क्या है कि डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल हो गया, और स्टेम की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो है कि नोड और इंटरनोड। गन्ना इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। गन्ने में आपने इस तरीके से नोड बने हुए देखे होंगे, ये जो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मोटा हो जाता है ये नोड कहलाता है। असल में ये वो जगह है जहाँ पर आपका जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो रखे हुए। इंटरनोड कंटेन्स मेरिस्टेम, सॉरी यहाँ पर सही शब्द आएगा नोड। नोड कंटेन मेरिस्टेम और स्टेम सेल्स गिव राइज टू ब्रांच। वहाँ से नोड से, इंटरनोड से नहीं, नोड से, इंटरनोड से नहीं, नोड से ब्रांच निकलती हैं, बर्ड निकलता है, ये सारी चीज़ें निकलती हैं उससे। स्टेम जनरली जब यंग होती है तो हरी होती है, फोटोसिंथेसिस में भी पार्ट लेती है, लेकिन फिर वो अपना काम स्पेसिफिक कर लेती है और केवल सपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर उसी पर उसका ध्यान रहता है। फंक्शन की अगर बात करें तो पानी को कंडक्ट करना, मिनरल्स और फोटोसिंथेट को ऊपर से नीचे लेकर के जाना, खाने को स्टोर करना, सपोर्ट देना और प्रोटेक्शन देना, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा पाना, ये एग्जाम्पल हैं इसके फंक्शंस के। अब बात करेंगे मॉडिफिकेशन। पहली, या तो भाई ये अंडरग्राउंड हो जाए और मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड शो करे, जो कि आपका एग्जांपल है कि पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ज़मीन कंद, कोलोकेसिया, ये सारे के सारे फूड स्टोर कर रहे हैं मगर स्टेम होने के बावजूद ज़मीन के नीचे पाए जा रहे हैं। अगला है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन जब बुरी कंडीशन आती हैं तो फिर आपका ये अनफेवरेबल कंडीशंस में एक सीड की तरह से काम करते हैं कि भाई आपका पड़े रहेंगे एक जगह पर, और जब मौसम सही होगा तो उसी ही टुकड़े से, उस स्टेम के टुकड़े से पूरा जो प्लांट है वो दोबारा से डेवलप हो सकता है। टेंड्रिल बन जाते हैं मॉडिफिकेशन में, जो कि आपके एक्सिलरी बड होते हैं। जैसे ये है तो प्लांट ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर ये एक्सिलरी बड से ही आपका ब्रांच भी बनेगी और बाकी चीज़ें बनेगी। तो ये यहाँ ही एक्सिलरी बड से ही इस तरीके से सिलेंडर, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम क्या कह देते हैं, टेंड्रिल्स कह देते हैं, जो कि क्लाइंब करने में हेल्प करता है। ज़्यादातर जो गर्ड्स होते हैं, क्यूकम्बर, पम्पकिन, बेलें जिन्हें कहा जाता है, वाटरमेलन, वहाँ पर ग्रेप वाइन, वहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक्सिलरी बड कभी कभी बहुत ज़्यादा वुडी हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है और कांटा बन जाता है। कांटे दो तरीके से बन सकते हैं, या तो आपका स्टेम का कांटा बन सकता है एक्सिलरी बड से, या फिर आपका पत्ती भी कांटा बन सकती है। तो ये बात हो रही है थॉर्न की, जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा। गाय, ग्रेजिंग जो एनिमल्स होते हैं वो खाने आते हैं तो उन्हें दिखेगा कांटा है तो वो नहीं खाएंगे। कभी कभी वो फ्लैशी फ्लैट पार्ट हो जाता है, ग्रीन रहता है और फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेता है। कभी कभी क्लोरोफिल भी होता है उसके पास, जो डिस्कस किया हमने। तो आलू ये एक्सिलरी बड है उसके। अच्छा, आगे की तरफ चलेंगे और ये रहा फोटोसिंथेसिस के भी काम में आता है, जो ये चौथा हो जाएगा। ये जो अगला 4 लाइनें हैं अगली, यहाँ पर जो जिक्र दिया गया है वो जिक्र दिया गया है रनर का, कि किस तरीके से धनिया, मिंट, जैस्मिन, ये सारे क्या करते हैं, ये सारे के सारे आपका एक जगह से उगते हैं और फिर वहाँ से आगे चल कर के आगे उगते चले जाते हैं और भागते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे कि ये मिंट, ये आपका एग्जांपल है मिंट का ही। और
एक और एक बात कही है कि भैया इन कभी कभी इंटरनोड के ऊपर में आपकी जो कई सारी जो पत्तियां हैं वो ये रोजेट बना लेती हैं और नीचे की तरफ रूट आ जाता है। तो ये आपको एक्वाटिक प्लांट पिस्टिया रिकॉर्निया में देखने को मिलता है। तो ये देखिए कि ये एक ही जगह है, अरे हाँ, ये एक ही जगह है आपका जहाँ पर स्टेम वाला पार्ट और वहाँ पर रोजेट ऑफ लीफ बन गया है। और अगर आप देखें तो ये इसके ठीक नीचे, रोजेट ऑफ लीफ के ठीक नीचे आपको रूट्स भी जो है वो नज़र आ जाएंगी। अगला आइडिया है हमारा लीफ का कि भाई एक लेटरल स्ट्रक्चर है जो कि साइड में निकलता है, फ्लैट होता है और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया मिले लाइट को स्ट्राइक करने का और फोटोसिंथेसिस हो उससे। और ये जो है नोड पे ही डेवलप होगा, बिल्कुल सही बात है, एक्सिलरी बड से डेवलप होगा। एक्सिलरी बड लेटर मेरिस्टेम, एक्सिलरी बड जो है वो आगे चल कर के यही जो है, देखिए जब प्लांट का तना ग्रो होता रहता है तो बीच बीच में वो छोड़ता जाता है जगह पे जिसको जो कि नोड बनता है और वहीं पर आपका एक्सिलरी बड बनता है जिसकी वजह से लीफ वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है। लीफ होने के बावजूद वहाँ पर एक्सिलरी बड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक्सिलरी बड एक ऐसी जगह है, एक्सिलरी बड का नंबर मतलब ही है वहाँ पर कि उसके अंदर में थोड़े स्टेम सेल है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसके अंदर में मौजूद है। एक्रोपिटल ऑर्डर मतलब नीचे की पत्ती बनेगी फिर ऊपर की पत्ती फिर ऊपर की पत्ती, इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ पत्ती जो है बनती हुई नजर आती हैं हमें। एज इट हैज स्टेम सेल मेरिस्टेम, ठीक है। जो भी राइट साइड पे लिखा हुआ है वो सारा का सारा यहाँ स्ट्रक्चर में बना करके दिया हुआ है कि भैया यहाँ पर आपका बेस पे एक सोलन स्ट्रक्चर होता है जिसको आप पल्वेनस भी बोल देते हैं, वही ये लिखा होगा इधर के पल्वेनस है। पेटियोल है तो ये आपका पेटियोल वाला पार्ट जो है पूरा का पूरा पत्ती को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है ताकि जो लीफ ब्लेड है वो अपने आप को हवा में लटकाया हुआ रख सके। लैमिना जो है वो पूरी की पूरी जो लाइन है इसकी पूरी की पूरी इसको कहा जाता है, ये होता गया लीफ ब्लेड। पानी के ट्रांसपोर्टेशन और खाने की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम फ्लोएम जो गुजरता है वो बिल्कुल सेंटर से जैसे गुजर रहा है तो वो आपका मिड रिब हो जाएगा। एक बेस पर ही लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, उसको हम स्टिप्यूल कहते हैं। तो ये सारा हो गया। अगला है वेनेशन। वेनेशन बोलते हैं कि जो पत्ती है उसके ऊपर में आपके जो जाइलम फ्लोएम के जो बंडल हैं वो रेटिकुलर फॉर्मेशन में जाते हैं कि वो पैरेलल एक दूसरे से जाते हैं। तो दो तरीके का रेटिकुलर वेनेशन जो कि डाइकॉट में मिलता है और पैरेलल वेनेशन जो कि मोनोकॉट की पहचान है। टाइप्स ऑफ लीफ, देखिए ये पत्ती जो है असल में ये होनी चाहिए थी, ये है असल पत्ती, ये देख रहे हैं, ये होनी चाहिए थी असल पत्ती। क्यों? क्योंकि इसके बेस पे स्टिप्यूल है, एक्सिलरी बड है, पल्विनस है और पत्ती ऐसे न होकर के वो धीरे धीरे अपने सेंटर से जो मिड रिब जाती है मिड रिब को टच करने लगती है और जो सेंटर का जो मिड रिब है उसका नाम बदल करके रैचिस हो जाता है। तो ये आपका है क्या कि ये आपका सिंपल लीफ नहीं है, ये आपकी कंपाउंड लीफ है। पढ़िए ज़रा। सिंपल लीफ वो होती है जिसमें लैमिना जो है वो पूरा का पूरा टच करते, मतलब कि उसमें कट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि कट नहीं हो सकते, कट हो सकते हैं, लेकिन अगर उसने मिड रिब को टच कर दिया तो मिड रिब बन जाएगी रैचिस और लीफ बन जाएगी कंपाउंड लीफ। इंसीजन ऑफ लैमिना रीच अप्स टू मिड रिब। अगर मिड रिब को टच कर दिया तो कंपाउंड लीफ, अगर नहीं किया तो सिंपल लीफ। बड इज कैसे पता लगेगा कि असल पत्ती क्या है? तो जिस पत्ती के बेस पे आपको यहाँ पल्विनस, बड, ये सारी चीज़ें मिलेंगी वहाँ से पता चलेगा अच्छा यहाँ से पत्ती शुरू हो रही है, मतलब पत्ती होनी चाहिए थी ये, लेकिन वो जो है अपना ऐसे अंदर की तरफ कट लगने लगते हैं उसके। और जैसे कि यहाँ पर वो क्या दिखा रहा है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी का पाम हो, किसी का हाथ हो, इस तरीके से। तो इसको कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। और चूंकि ये किसी पिन की तरह नज़र आ रहा है तो इसको कहते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। तो दो तरीके की लीफ हो गई, पिन्नेटली, पामेटली। अगला आइडिया है हमारा फाइलोटेक्सी का। फाइलो का मतलब होता है लीफ, स्पोरोफिल अगर आपको याद हो। टेक्सी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन के, पत्ती के अरेंजमेंट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। ये तीन है, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट, वोड। ऑल्टरनेट के अंदर में आपका एक नोड से एक ही पत्ती निकलती है और ऑपोजिट में एक नोड से दो पत्तियां,
और वोल्ट में ये 2 से ज़्यादा। तो ये रहा आपका ऑल्टरनेट, ऑपोजिट, वोर। अगला है लीफ के मॉडिफिकेशन की अगर बात करें तो वो टेंड्रिल हो सकती है इस तरीके से, जो कि थिगमोट्रोपिज्म शो करेगी, टच के साथ ही वहाँ पर लिपट जाएगी, और जो कि पी गार्ड्स वगैरह में देखने के लिए मिलेगा। स्पाइंस देखने, पत्तियां जो हैं वो कांटों में भी बदल जाती हैं कैक्टस में। पत्तियां मोटी मोटी हो जाती हैं, फ्लेशी हो जाती हैं अनियन, गार्लिक वगैरह के अंदर में। तो गार्लिक की जो एक जो होता है पुती जिसको बोलते हैं, तो वो एक पत्ती है, पुती पत्ती। अरे वाह, वहीं से आ रहा होगा वो नाम। ऑस्ट्रेलियन एकेजिया लीव्स आर स्मॉलर एंड शॉर्ट लिव्ड। लीव छोटी होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं। पेट्यूल्स इन दीज प्लांट एक्सपेंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। पेट्यूल जो है वो आपका कभी कभी ग्रीन हो जाता है और फूड को भी सिंथेसाइज करने लगता है। पिचर प्लांट ये रहा आपका, ये आपका पिचर प्लांट है, जो कि कभी कभी प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन वगैरह की वो ज़मीन से पूरी नहीं हो पाती, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलती हैं, तो वो इंसेक्टिवोरस हो जाते हैं और इस तरीके से जग बना लेते हैं, और जिसके अंदर में चींटी, कभी कभी पक्षी भी गिरे हुए पाए जाते हैं। अगला है इन्फ्लोरेसेंस। देखिए हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से ये हमारा कॉटिलिडन है इस तरीके से, तो ये नीचे ऊपर की तरफ जो है ये शूट एपिकल मेरिस्टम है। शूट एपिकल मेरिस्टम का जो ये शूट एपिकल मेरिस्टम आगे चल कर के फ्लोरल बड में कन्वर्ट हो सकता है, और वो फ्लोरल बड फूलों के गुच्छे में, और जिसको इन्फ्लोरेसेंस कहा जाएगा। फ्लावर जो है एक मॉडिफाइड शूट ही है, शूट जिसमें कि एपिकल मेरिस्टम जो है बदल जाती है फ्लोरल मेरिस्टम के अंदर में, यही डिस्कस किया हमने। इंटरनोड अब इलोंगेट नहीं होते हैं, और जो पत्तियां हैं एक दूसरे से सेपरेट नहीं होती हैं, और वही पत्तियां हमें पेटल के रूप में नज़र आती हैं। एक्सिस कंडेंस हो जाती है, और जो अरेंजमेंट है फ्लावर का वो उसी ही फ्लावर के अरेंजमेंट को हम कह देते हैं इन्फ्लोरेसेंस, जो कि होता है मोटा माटी 2 तरीके का, रेसिमोस और साइमोस। मतलब कि टर्मिनल बड पे फूल आ गया कि नहीं आया। अगर नहीं आया टर्मिनल बड पे फूल, और पेड़ ऐसे और पौधा फूल ऐसे आए चले जा रहे हैं एक्रोपिटल ऑर्डर में, तो वो हो जाता है रेसिमोस। और अगर तुरंत सबसे टर्मिनल वाले पे फूल आ जाए और साइड वाले ग्रो हों, फिर उस पे फूल आ जाए, फिर साइड वाले ग्रो हों, फिर साइड वाले ग्रो हों, तो इसको कहा जाता है साइमोस। तो 2 तरीके के इन्फ्लोरेसेंस हो गए हमारे पास, रेसिमोस और साइमोस। साइमोस जिसमें मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाती है, और रेसिमोस जिसमें मेन एक्सिस कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती रहती है। इसमें एक्रोपिटल ऑर्डर होता है, इसमें बेसिपिटल ऑर्डर होता है। अगला टॉपिक 5.5 फूल। देखिए फूल किसी भी प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी की वजह से होता है। एक स्वोलन थैलेमस होगा, पेडिस्टल होगा, जिसके ऊपर ये रखा हुआ होगा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिसेप्टेकल की तरह काम करता है थैलेमस। कैलेक्स और कोरोला एक्सेसरी वाले ऑर्गन हैं, चीज़ों को बुलाते हैं दूर से। जैसे कि कली जब नई होती है तो उसको प्रोटेक्शन का काम देता है आपका कोरोला, और फिर आपके कैलेक्स वगैरह आ जाते हैं। कभी कभी कैलेक्स और कोरोला एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, वहाँ पर उसको पेरियंथ का नाम दिया जाता है, जैसे कि आपका लिली वगैरह के अंदर में। फूल के अंदर में हो सकता है मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो तो बाइसेक्सुअल कहलाएगा, और हो सकता है कि एक ही पार्ट हो तो यूनिसेक्सुअल कहलाएगा। पेड़ की फूल की सिमेट्री के बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है अलग अलग चीज़ों के अंदर में, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और आपका इर्रेगुलर। तो जो एक्टिनोमॉर्फिक है उसके एग्जाम्पल हैं, जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल ये हैं, और एसिमेट्रिक का एग्जाम्पल ये है। पेड़ के जो अपेंडेजेस हैं वो कितने हैं उसके बेसिस पर भी उसका नाम है कि 3 है तो ट्राइमेरस, 4 है तो टेट्रामेरस, पेंटामेरस। और फ्लावर विद ब्रैक्ट रिड्यूस्ड लीफ, अगर ब्रैक्टेड और रीब्रैक्टेड का डायग्राम दिखा करके मैं समझा दूंगा। तो ये देखिए कि किस तरीके से जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे ये वही है कि फूल है, अगर हो सकता है रेगुलर शेप हो। रेगुलर शेप के अंदर में 2 शेप्स हो सकते हैं कि भाई एक्टिनोमॉर्फिक हो, मतलब कि रेडियली सिमेट्रिकल हो, हर किसी भी डायरेक्शन से आप कट मारें 2 इक्वल हाफ बनेंगे। जाइगोमॉर्फिक इस तरीके का होता है कि भैया एक ही प्लेन से वो हाफ हाफ बनेगा, वरना नहीं बनेगा।
और कुछ होते हैं जो कि इर्रेगुलर होते हैं। अगला है कि थैलेमस के ऊपर पोजीशन जो कैलेक्स और करोला की मौजूद है, उसके बेसिस पर फूल को अलग अलग तरीके के ओवरीज वगैरह में वो किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है, और वही किया गया है। एक है हाइपोगाइनस, एक है पेरिगाइनस, एक है एपिगाइनस। ओवरी की जो पोजीशन है उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन है कि भैया अगर जो है आपका हाइपोगाइनस है तो सुपीरियर ओवरी होगा। तो ये देखिए कि पहला जो है वो हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल है, तो ये देखिए पहला हाइपोगाइनस हो गया, दूसरा और तीसरा जो है ये पेरिगाइनस होगा और ये एपिगाइनस हो गया। तो यही दिया हुआ है आपका, और उसको जो यहाँ लिखा हुआ है उसी को बस पार्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। और पेरिगाइनस के अंदर में जो पार्ट होते हैं वो रिम पर मौजूद होते हैं। देखिए ये रिम पे मौजूद हैं, ये रिम पे मौजूद हैं जो पेरिगाइनस में। और एपिगाइनस में इन्फीरियर होती है ओवरी, देखिए, और अदर पार्ट अराइज अबव, और बाकी पार्ट जो है उससे ऊपर की तरफ आपको नजर आएंगे। तो ये एपिगाइनस का एग्जाम्पल हो गया। गुआवा और क्यूकम्बर एग्जाम्पल है। जो यहाँ लिखा है बिल्कुल वही उसको बस डब्बे में लिख दिया गया है ताकि आसानी से दिख जाए, आसानी से रिवीजन हो जाए। पार्ट ऑफ फ्लावर क्या है भैया? कैलेक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है। ये तो सब लोग जानते हैं, बचपन से फूल अगर जिसने पढ़ा है, देखा है, वो सब जानते हैं कि भैया पेटल, सेपल और एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलेक्स की बात करें तो सबसे बाहर वाला पार्ट है, ग्रीन होता है, सेपल के नाम से भी जाना जाता है, पत्ती की तरह ही सा लगता है, लेकिन जब बड होता है, जब कली बनती है फूल की, तो उसको प्रोटेक्ट करने के काम में आता है। और कभी कभी कैलेक्स जो है वो जब सारे के सारे सेपल यूनाइटेड हो तो गैमोसेपलस, और जब सेपल्स फ्री हो तो पॉलीसेपलस कहलाता है। कोरोला, जिसको आप पेटल भी कहते हैं, ब्राइटली कलर्ड होता है, पॉलिनेशन के काम में आता है, चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। और अगर पेटल्स आपस में यूनाइटेड हैं तो गैमोपेटलस, और अगर अलग अलग हैं तो आपका पॉलीपेटलस। इसकी जो शेप है वो भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकती है, तो ट्यूब जैसी, बेल्ट जैसी, फनल शेप। तो जो पत्ती है, जो बोलते हैं ना कि शी लव्स मी नॉट, वो जो पार्ट है वो आपका अलग अलग शेप का बिल्कुल हो सकता है। अगला टॉपिक है एस्टिवेशन, कि जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, इनका अपने फूल में क्या अरेंजमेंट है। तो इस तरीके के जो अरेंजमेंट होते हैं उनको हम एस्टिवेशन कह देते हैं। सेपल और पेटल जो कि वूल को जस्ट टच कर रहे हैं मार्जिन पे, उसको आपका क्या कह देते हैं? वेलवेट कह देते हैं, कि बस लिटरली जस्ट बस रत्ती भर टच ही करा है उसने। कैरोट्रोपिस इसका एग्जाम्पल है, जो कि ये रहा रत्ती भर टच। अगला है जिसमें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर, अगला दूसरे के ऊपर, ये वाला एक दूसरे के ऊपर, दूसरे के ऊपर, दूसरे के ऊपर, इस तरीके से। तो चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, जिसको ट्विस्टेड कहते हैं। अगला है जिसमें एक दूसरे पे ओवरलैप तो है लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसके दोनों अंदर हैं, इसके दोनों बाहर हैं, इसका एक अंदर एक बाहर, इसका एक अंदर एक बाहर, इसका एक अंदर एक बाहर। तो ये आ गया आपका, किसका हो गया? ये आपका किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, कैसिया और ग्लोमोहर इम्ब्रिकेट हो गया ये वाला। और इसके बाद हमारा आखिरी आता है वैक्सिलरी, जिसके अंदर में, जो कि पी है, जिसके अंदर में आपको एक मेन देखने के लिए मिलेगा, और जिसको आप स्टैंडर्ड कहेंगे। फिर उसके बाद दो आपको विंग्स देखने के लिए मिलेंगे, एक कील आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला है हमारा एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको हम स्टेमन भी कहते हैं। स्टेमन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसके दो पार्ट हैं, स्टॉक नीचे वाला और ये वाला एंथर। स्टॉक को हम फिलामेंट भी कहते हैं, तो फिलामेंट, स्टॉक या फिलामेंट और एंथर। अब इसके अंदर में दो लोब होते हैं, आप जानते हैं इस तरीके से, और दो लोब को काटो तो 4 टोटल चैम्बर होते हैं इसके अंदर में, 4 पॉलन सैक होते हैं, मतलब या 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोड कहते हैं, जिसमें अभी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं आई है। कभी कभी जो स्टेमन है वो आपका पेटल से अटैच होती है, तो आपने देखा होगा ये चीज़ कि पेटल से आपका स्टेमन अटैच है तो उसको एपिपेटलस कहते हैं, ब्रिंजल। एपिफेलस के अंदर में अगर पेरियांथ से अटैच्ड हो तो लिली का एग्जाम्पल है, और अगर अलग अलग हो तो पॉलीएंड्रस कहलाता है। एक बंडल में हो तो मोनोअडल्फस कहलाता है, चाइना रोज उसका एग्जाम्पल है। 2 बंडल में हो तो डाईअडल्फस कहलाता है, पी उसका एग्जाम्पल है। और 2 बंडल से ज़्यादा हो तो पॉलीअडल्फस कहलाएगा, और सिट्रस इसका एग्जाम्पल है। अलग अलग में उनकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग हो सकती है।
अगला है हमारा गाइनोशियम, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको कि कार्पेल भी कहते हैं, पिस्टल भी कहते हैं। इसके कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर का स्टिग्मा, फिर उसका नीचे का स्टाइल और फिर नीचे का ओवरी। तो जो ओवरी है वो बेजल पार्ट है, लार्ज्ड है, और बाकी स्टाइल लंबा ट्यूब लाइक है, और बाकी आपका क्या है कि ओवरी है जो कि स्टिग्मा है जो कि प्लेटफॉर्म है। अब जो ओवरी है, ओवरी के अंदर में जो होता है एक ओव्यूल जो है वो प्लासेंटा से इस तरीके से लटका हुआ रहता है, तो वो आपका प्लासेंटा हो गया। अब जैसे कि कभी कभी ये चीज़ फ्री हो सकती है, व्हेन मोर देन वन कार्पल अगर प्रेजेंट हो, एक से ज़्यादा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद हो और वो अगर अलग अलग हों, फ्री हों, एपोकार्पस। अगर चिपके हुए हों तो सिनकार्पस, जैसा कि मस्टर्ड और टोमेटो में होता है। और ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, ओव्यूल जो है वो सीड में बदल जाता है आगे चल कर के रिप्रोडक्शन के बाद में, और ओवरी जो है वो फ्रूट में बदल जाती है रिप्रोडक्शन के बाद में। प्लासेंटेशन का मतलब ही है कि ओवरी के अंदर में जो ओव्यूल हैं, अगर एक है या एक से ज़्यादा है, वो लटका कैसे हुआ है, इसको कहते हैं प्लासेंटेशन। मार्जिनल हो सकता है, कि हो सकता है कि इस तरीके से एक तरफ मार्जिन पर आ चुका हो, या फिर इस तरीके से आपका एक्साइल हो सकता है, एक्सेल, जैसे कि ये मान लीजिए गोला है, इसके सेंटर से एक एक्सिस जा रही है, तो बिल्कुल उस एक्सिस पर अगर बीज हो तो उसी एक्सिस पर अगर बीज है। अगला है पैराइटल, पैराइटल मतलब पेरिफेरी की तरफ, तो खीरे के अंदर में आपने देखा होगा तो खीरा बिल्कुल ऐसा होता है, तो पैराइटल एग्जाम्पल है। फ्री सेंट्रल, अभी एक्सिस तो है लेकिन वो कटा हुआ नहीं है, तो वो फ्री सेंट्रल हो गया। इसके अलावा बेजल, बेजल इस तरीके का होता है दिखने में। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, और उनके कुछ मतलब ये सारे टाइप हैं, और उनके कुछ एग्जाम्पल अगर दिए होंगे तो वो आपको याद करने होंगे। बेजल वाला जिसके अंदर में प्लासेंटा ओवरी के बेसिस पर एक सिंगल ओव्यूल अटैच्ड होता है, वो एग्जाम्पल है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। अगला है हमारा फ्रूट को लेकर के डिस्कशन। देखिए, जब ओवरी राइपेंड हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद में, तो जो वो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप्ड हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बगैर फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाए, और उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, जिसमें सीड नहीं होगा। फ्रूट की वॉल होती है जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। पेरिकार्प के 3 पार्ट होंगे आपके, और 3 पार्ट क्या है, सबसे बाहर एपिकार्प, मिडिल वाला मीजोकार्प और सबसे अंदर वाला एंडोकार्प। पेरिकार्प जो है वो ड्राई भी हो सकता है या फ्लैशी भी हो सकता है। तो अगला है मैंगो और कोकोनट के, जिसको कि हम ड्रूप बोलते हैं। ये टाइप है आपका बेरी, ड्रूप, ये सब तो एनसीईआरटी में बस एक ही दिया है कि मैंगो और कोकोनट का जो फ्रूट का टाइप है वो ड्रूप है, और इसके अंदर में मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से बना है, जो कुछ भी बना है एक ही सीड होता है, चाहे मैं बात करूं मैंगो का, चाहे मैं बात करूं कोकोनट का। और जो इनका मीजोकार्प होता है वो फाइबरस होता है। तो ये सारी चीज़ें बस डायरेक्ट हैं। सीड की बात करें तो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में बदल जाता है। सीड के अंदर में सीड कोट होगी, और अंदर एक एम्ब्रियो बैठा हुआ होगा। एम्ब्रियो का 2 कॉर्टिलेडन होंगे, एक रेडिकल होगा, एक प्लूम्यूल होगा। तो यही है, रेडिकल है, 2 कॉर्टिलेडन है, एम्ब्रायनल एक्सिस है। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट का क्या होता है कि भाई डाइकॉट वाले के अंदर में आपका आउटर मोस्ट सीड कोट है सबसे पहले। तो सीड कोट के अलावा जो सीड कोट है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। क्या है कि सबसे बाहर वाला टेस्टा और उसके अंदर वाला टेगमन। हाइलम वो जगह है सीड पर, जैसे आपने चने के दाने पर यहाँ छेद देखा होगा, अगर ये चने का दाना इस तरीके से होता है तो यहाँ पर आपने इस तरीके से छेद देखा होगा, तो वो आपका हाइलम जो स्कार है ऑन द सीड कोट थ्रू विच सीड वर अटैचिंग टू द फ्रूट। अच्छा, ये अलग चीज़, सॉरी, हाइलम अलग चीज़ है। और अबव द हाइलम एक स्मॉल पोर होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड इस तरीके से होता था ना ओव्यूल के अंदर में, इस तरीके से, तो ये इस तरीके से एक छेद होता था, वो अब माइक्रोपाइलर एंड ही छेद की तरह दिख रहा है सीड पे। ये वाला ये हाइलम हो गया, और ये नीचे छेद जो है वो माइक्रोपाइल हो गया। एम्ब्रियो जो है वो आपका कंसिस्ट होता है एम्ब्रायनल एक्सिस, हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार इस तरीके से। और सीड के अंदर में कभी कभी जो एंडोस्पर्म है वो डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से बना होता है, जो हम कितनी बार अलग 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि भाई एंडोस्पर्म जो है वो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और पोलर न्यूक्लियाई और
गैमीट के फ्यूज़ करने से ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाता है जो आगे डिवाइड करता है और एंडोस्पर्म बनाता है जो कि खाना प्रोवाइड करेगा मेरे जाइगोट को। कुछ में ये पूरे तरीके से इस्तेमाल हो जाता है, कुछ में ये पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है। तो क्या नाम है, एंडोस्पर्मस और एंडोस्पर्मिक सीड या नॉन एंडोस्पर्मस उनको नाम दे देते हैं। अगला है मोनोकॉट के सीड का स्ट्रक्चर। मोनोकॉट के सीड में एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन कुछ मतलब कि कुछ होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म होगा, जैसे मटर का, जैसे आपने वो खाया है, मान लीजिए कि जो भुट्टा है, जो मेज़ है, वो उसका एक दाना निकालिए, उसका ये एक दाना है, भुट्टे का ये एक दाना है और भुट्टे के एक दाने को आपने काटा हुआ है। तो मान लीजिए कि इस तरीके से अगर भुट्टे का दाना था, है ना, इस तरीके से भुट्टे का दाना था, आपने उसको काटा हुआ है, तो ऊपर की तरफ जो ज़्यादातर हम सामान, जो ज़्यादातर पार्ट हम खाते हैं वो एंडोस्पर्म ही होता है भुट्टे के दाने में, और नीचे की तरफ आपका यहाँ एम्ब्रियो पड़ा हुआ है। तो यही बता रहा है वो कि कुछ हैं कि जिनमें ये एंडोस्पर्म इस्तेमाल हो जाता है, कि कुछ हैं जिनमें ये एंडोस्पर्म पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है। एम्ब्रियो के चारों तरफ इस तरीके से ये एक लेयर होती है जिसको एंडोस्पर्म के चारों तरफ, जिसको हम एल्यूरॉन का लेयर कहते हैं, जो एंडोस्पर्म को कवर करती है। एंडोस्पर्म कंसिस्ट हो एंडोस्पर्म कह रहा हूँ, जो आपका एम्ब्रियो है उसका वो कंसिस्ट होता है आपका एक शील्ड शेप्ड कॉर्टिलेडन होता है जिसको स्क्यूटेलम कहते हैं। कि जिस तरीके से डाइकॉट में 2 कॉर्टिलेडन होते हैं मोटे मोटे, वैसे ही मोनोकॉट के अंदर में एक कॉर्टिलेडन होता है, वो भी पतला सा इस तरीके से, उसको कहते हैं स्क्यूटेलम। शॉर्ट एक्सिस होती है जिसमें प्लूम्यूल भी मिल जाएगा और रेडिकल भी मिल जाएगा। प्लूम्यूल वो हिस्सा है जहाँ से पूरा शूट निकलेगा, रेडिकल वो हिस्सा है जहाँ से पूरा रूट निकलेगा, और इनको कवर करके रखा जाता है। प्लूम्यूल के लिए कोलियोप्टाइल है और रेडिकल को कवर करने वाला कोलियोराइजा है। ये जो आखिरी पार्ट हमारा बचा है, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, इसके अंदर में हम शुरुआत कर देते हैं कि भाई रूट किस तरीके की है, स्टेम किस तरीके की है। आप एक पर्टिकुलर प्लांट का एक पैराग्राफ के अंदर में पूरा का पूरा खाका बता सकते हैं कि प्लांट क्या है, किस तरीके की इसकी पत्तियां हैं, किस तरीके की इसकी रूट है, किस तरीके का इसका स्टेम है, किस तरीके की इसका फ्लोरल डायग्राम है। तो मेन जो टॉपिक है वो तो फ्लोरल डायग्राम ही है, जिसके अंदर में हम ये देख रहे हैं कि भाई जो अगर ब्रैक्टिट है तो BR, अगर ब्रैक्टिट नहीं है तो ई ब्रैक्टिट है तो EBR, इस तरीके से। या कैलेक्स जो है उसके लिए K, C फॉर कोरोला, P फॉर पेरियंथ, A फॉर एंड्रोशियम। आपने पूरे के पूरे पेड़ को बड़ी ही आसान एक एक अल्फ़ाबेट के अंदर में कन्वर्ट कर दिया है। ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, ये बाइसेक्सुअल के लिए। पौधा अगर रेडियली सिमेट्रिकल है तो उसके लिए प्लस वाला एक्टिनोमॉर्फिक, अगर वो जाइगोमॉर्फिक है, अगर बाइलेटरली सिमेट्रिकल है तो उसके लिए ये वाला निशान। इस तरीके से फ्लोरल वाले जो फॉर्मूले हैं वो आ जाएंगे। जो पोजीशन है मदर एक्सिस की वो फ्लावर के डॉट की तरह दिखाई जा सकती है, जिस तरीके से यहाँ पर ये डॉट की तरह दिखाई गई है। ये मैटरनल एक्सिस की पोजीशन है और मदर एक्सिस की बस फ्लोरल फार्मूला कोहेजन एंड एडहेशन विद द पार्ट ऑफ फ्लोरल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अब ये पार्ट वो NCERT वाला कहने की कोशिश कर रहा था। ये सारे के सारे पार्ट के अंदर में केवल और केवल याद करने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली इतनी चीज़ें इसमें नहीं हैं। जो थी समझने वाली है वो हम कर चुके हैं कि अल्टरनेट का मतलब क्या होता है। जैसे जो इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो क्या है कि ये पेड़ है, शर्ब और हर्ब की तरह मिल जाएगा, रूट और विद रूट नोड्यूल्स मिल जाएगा। फैबेसी के अंदर में रूट नोड्यूल्स मिलेंगे नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए। लेग्यूमिनेसी फैमिली है आपका। स्टेम जो है इरेक्ट होगी, क्लाइंबर होगी, मतलब कि इसके अंदर में टेंड्रिल्स मिलेंगे। लीव्स जो है अल्टरनेट है, पिनेटली कंपाउंड और सिंपल लीफ दोनों मिल जाएंगी। क्योंकि हम पूरी की पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा कैरेक्टर मिल जाएंगे, एक पेड़ की बात करेंगे तो कम कैरेक्टर मिल जाएंगे। तो बस ये आखिरी वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का, उसके अंदर में कुछ मैं बस अगर करूँगा भी तो बस वो दोहराने वाली बात होगी। तो केवल और केवल डेटा है और वही डेटा का आपको पढ़ना है कि एग्जाम्पल्स हैं, फैमिली का नाम है, जो कैरेक्टर हैं उनके क्या मतलब है, वो चीज़ हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाला जो पार्ट है। ओके, तो इसको यहीं तक रखेंगे इस वाले चैप्टर को और मिलते हैं अगले वीडियो में।